हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन का जो या तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हो सकते हैं या तो ओटीसी प्रोडक्ट हो सकते हैं। हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं उनके बेसिक इंडिकेशन के बारे में कि वो जो दवाई जिसके ऊपर आप नॉलेज लेने के लिए वीडियो देख रहे हैं या जिसको आपके डॉक्टर ने दिया हुआ है वो आखिर किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जाता है, उस दवाई के अंदर कौन कौन से इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का अपना काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है, जिसके परेशान होने के बाद आपने वो दवाई लेना स्टार्ट किया था। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। 11 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो सिरप के रूप में हो सकता है, जो सस्पेंशन के रूप में हो सकता है और ये टैबलेट के फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि ड्रग के कई अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। इससे ड्रग का नेचर, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बदलता नहीं है, बल्कि वो डज जो आपको देने वाले हैं उसकी कंपैटिबिलिटी यानी कि उसको इजी टू यूज के हिसाब से उसका डोजेस फॉर्म बदलता रहता है। चलिए बात कर लेते हैं आज के जितने भी प्रोडक्ट में हम डिस्कस करेंगे उसके मेन पॉइंट के बारे में। आज मैं बात करूंगा सिरप के बारे में जो कि बेसिकली आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का काम करते होंगे। और आपको पता है कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि उस प्रॉब्लम का जड़ तक पहुंच सके कि प्रॉब्लम हुई कैसे है, फिर उसको ठीक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन का तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपका जो स्टूल का फॉर्मेशन है वो बहुत हार्ड रूप से होने लगता है। इसकी जो एक प्रकार से मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए स्टूल में वो कम होने लगता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपके जीआई पार्ट का कम होने लगता है जिसकी वजह से उसको प्रॉपर एक्सपेल नहीं कर पाते। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? सबसे पहले शुरू करते हैं शुरुआत से। जब कभी भी आप कोई भी खाना खाते हो, खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन जो है वह आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है। जब आप उसे चबाते हैं तो आपके मुंह से सलाइवा यानी कि लार निकलता है। ये उस खाने को अच्छे से मिक्स कर देता है जिससे कि वो आगे जाकर के पचने में आसानी हो। उसके बाद जब आप अच्छी तरीके से चबा लेते हैं तो फिर उसे आगे भेजते हैं। याद रखिए कि अगर आपने अच्छे से नहीं चबाया, सिर्फ निगल लिया, तो यह कॉन्स्टिपेशन का एक पहला कारण हो सकता है। उसके बाद अगर आपने अच्छे से चबा लिया, चलो बढ़िया बात है, उसके बाद आप इसे निगल लेते हैं, इसोफेगल पार्ट तक पहुंच जाता है, आपके स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में पहुंचने के बाद ये एसिड के सिक्रेशन को फैसिलिटेट करता है वह डिफरेंट कैस्केड ऑफ नर्व इंपल्सेस। यहां पे एसिड यानी कि डाइजेस्टिव जूस यानी कि HCl सिक्रीट होता है। इस HCl का काम यह है कि वो आपके फूड को पचाने में, तोड़ने में, चूर्ण बनाने में मदद करे। यहां पे भी अगर HCl की मात्रा कम होती है तो अपच की प्रॉब्लम होगी और वो दूसरा कारण बन सकता है कॉन्स्टिपेशन का। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। जब आपका खाना अच्छे से पच जाता है तो वो आगे स्टमक को छोड़ते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत तक पहुंचता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, उसकी जिम्मेदारी काफी इंपॉर्टेंट है। वो जो कुछ भी आपने खाया है उसमें से जो अच्छी चीजें हैं या कभी कभार अनइंटेंशनली जो गलत चीजें भी चली गई हैं उनमें से उनके जो मेन तत्व होते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको एब्जॉर्ब करके भेज देता है आपके ब्लड में ताकि वो ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचे और जो भी विटामिन थे, मिनरल्स थे, न्यूट्रिशन थे वो आपके बॉडी को मिले। कभी कभार अगर पॉइजनस सब्सटेंस भी गलती से ही सही खा लिया है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिससे हमको नुकसान भी पहुंचता है। तो ये नहीं जानता कि कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें नहीं है। उसका तो बस काम इतना ही है कि जो भी कुछ खाया है उसे एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचाए, रिजल्ट चाहे जो भी हो। इसके बाद वो जो खाना बचा हुआ है, अभी तक तो खाना से बोल सकते हो, वो पूरा अवशोषित होने के बाद, एब्जॉर्प्शन उसके होने के बाद वो चला जाता है आपके अगले पहिए पे, वह है आपका लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन का एक स्पेसिफिक पर्पस देखोगे तो एब्जॉर्प्शन के साथ इसका कोई विशेष लगाव नहीं है, लेना देना नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण काम करता है वह ये कि अब आपका जो खाना पच के आगे जा चुका है, जिसे अब हम सो कॉल्ड स्टूल बोल सकते हैं, इसमें पानी की मात्रा कितनी रहेगी इसका निर्धारण करता है, इसका रेगुलेशन करता है। अब यहीं पे कॉन्स्टिपेशन का असल और मेन कारण भी देखने को मिल सकता है। मान लेते हैं कि अगर उस लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी खाना पचा हुआ फॉर्म में गया है, उस लार्ज इंटेस्टाइन में बचे हुए खाने को जिसे हम स्टूल कर रहे हैं उसमें अच्छा खासा पानी बना हुआ है, और अगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन उस स्टूल में जो भी पानी है इसे अपनी ओर खींच रहा है तो उस स्टूल में अब पानी की कैसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अगर अधिक मात्रा में पानी को स्टूल में से खींच करके वो बाहर अपनी तरफ लेके जाता है
तो जो आपका स्टूल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और हार्ड होने की वजह से उसे आप प्रोपेल नहीं कर पाएंगे। स्फिंक्टर भी आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसके कारण से भी प्रॉब्लम होगी। तो जब वो स्टूल पास नहीं होगा तो अच्छे से पेट भी साफ नहीं होगा और यही प्रॉब्लम कहलाती है आपकी कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पे एक चीज़ और जानना जरूरी है, हालांकि इससे संबंध नहीं है, वो दूसरी प्रॉब्लम है, बट कारण है तो साथ में समझा भी देता हूँ। अगर यहाँ पे आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्टूल प्रेजेंट है इसमें पानी की मात्रा ठीक ठाक है, एब्सोल्युटली ओके है, बट किसी कारण से जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, इंटरनल डायमीटर्स है, वो बाहर से वाटर को इसके अंदर छोड़ देते हैं। तो अब पानी की मात्रा स्टूल में ज्यादा हो जाएगा, जो कि आगे जाकर के लूज मोशन का कारण बनेगा। अब यहां पे समझ में आ गया आपको लूज मोशन। ये मैंने बात आपको क्यों बताई, क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम है और यहीं पे सॉल्यूशन है। जब अंदर के स्टूल में पानी निकल करके बाहर चला जाता है तो वो कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। और अगर आप इस कॉन्स्टिपेशन को सॉल्व करना चाहते हो तो आपकी स्ट्रेटजी यानी कि जो तकनीकी है, आपकी जो रणनीति है, वो क्या होना चाहिए कि भैया पानी को तुम अधिक मात्रा में अवशोषित मत करो, बल्कि बाहर के पानी को उस स्टूल तक पहुंचाओ जो कि अब हार्ड हो गया है, ताकि स्टूल जो है वो नम बन सके, नमी उसमें आ सके, जिसके कारण से बहुत ज्यादा छिलाव कटाव आपके पार्ट को ना फेस करना पड़े और इवैक्यूएट हो जाए। यही आपके काम करने का तरीका होगा। अब यहां पे एक प्रॉब्लम और सुन लीजिए। अगर आप लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, आपकी स्टूल बहुत हार्ड हो रही है, तो जब ये स्टूल एनोरेक्टल पार्ट से मूव करता हुआ जाएगा तो आपके स्मूथ पार्ट्स को वो रप्चर कर देगा और लॉन्गिट्यूडल एक कट्स बन जाएगा, जिसे आप फिशर कहते हो, जो कि आगे जाकर के आपके लिए फिस्टुला या तो फिर पाइल्स के एक कारण में से हो सकता है। तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, फिशर अलग है, फिस्टुला अलग है, पाइल्स अलग है, बट हाँ, शुरुआत अगर एक की हो रही है तो चांसेस है कि दूसरा प्रॉब्लम भी साथ में आ सकता है और कभी कभार तीनों प्रॉब्लम साथ में आ सकते हैं। ये हो गई प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वीडियो डिटेल पे बनेगा, आप जहां तक चाहें देख सकते हैं, जहां तक चाहें छोड़ सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के कई कारण होते हैं, मुख्य कारण पे थोड़ा सा स्टिक रहते हैं, वह आपका डाइट, कि आपने क्या खाया और क्या नहीं खाया। क्या नहीं खाया उसके बारे में अगर पहले बात करें तो आपने अपने डाइट में डाइटरी फाइबर्स कंटेनिंग सब्सटेंस को नहीं खाया। डाइटरी फाइबर्स मतलब ऐसे रेशे जो कि खाने के साथ मिलते हैं। रेशा समझते हो, जैसे नारियल का छिलका अगर आप छील लोगे तो वो उसका रेशा होगा और ये रेशे पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। नारियल के छिलके को छील लो, उसको अच्छे से साफ कर लो, उसका बूरा निकाल लो, उसके बाद पानी में डाल दो, तो वो पानी को कैसे करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एक सूखा जूट का बोरा होता है, जो अगर आप कहीं देखे होंगे तो सीमेंट कंक्रीट की रोड बनती रहती है, तो रोड बनने के बाद उस बोरे को सुखा करके उस सड़क के ऊपर डाला जाता है ताकि बोरा पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करे और धीरे धीरे आपके पानी को ट्रांसफर करे। एक एग्जाम्पल और ले लो, घर में रोटियां बनती हैं और कई बार रोटी बनने के बाद आटे को डो करने के बाद थोड़ा देर के लिए हमको रुकना पड़ता है, तो उसको ऐसे खुला का खुला तो नहीं छोड़ते, एक अच्छे टॉवेल पे गीला करके उसको ढक दिया जाता है ताकि नमी मेंटेन रहे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहां भी यूज करना है। जब आप अपने डाइट में डाइटरी फाइबर्स कंटेनिंग सब्सटेंस जैसे भाजी, जैसे सैलेड, गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा, जो भी सैलेड अवेलेबल है या फ्रूट्स जो उस सीजन में अवेलेबल हैं, उनको आप यूज नहीं करते हो तो फाइबर्स की कमी हो जाती है और इससे आपके लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे, जहां पे अब स्टूल बन के रखा हुआ है, वहां पे भी पानी की मात्रा कम होगी, तो स्टूल तो हार्ड हो ही जाएगा आपका। ये एक मेन प्रॉब्लम है। ये क्या नहीं करते उसकी प्रॉब्लम थी। अब दूसरा ये है कि क्या करते हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में क्रोनिक अल्कोहलिक का कंजप्शन करते हो, स्मोकिंग करते हो, बहुत अधिक मात्रा में चाय पीते हो, या फिर कोई ऐसी चीजें खा रहे हो जिसमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत अधिक है, जैसे मैदा कंटेनिंग सब्सटेंस, तो इनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के साथ थोड़ा सा स्टिक कर जाते हैं और वो बचा हुआ खाना वहीं पे रह जाता है, जो कि आगे जाकर के माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए भी सुटेबल होता है। तो ये चीजें भी आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डाउन करती हैं। अगर आप खाने को चबा चबा के नहीं करते हो तो भी आपके, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि सलाइवा का प्रॉपर सिक्रेशन नहीं होता है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक का कंजप्शन ज्यादा करते हो, ज्यादा मतलब एक आध बार कभी कभार पी लिया, इससे नहीं है, ओकेजनली नहीं है, फ्रीक्वेंटली अगर आप कर रहे हो तब की बात है, तब जाकर के आपको प्रॉब्लम होती है। आप एंटासिड का बहुत ज्यादा यूज करते हो, हर थोड़ी देर में एंटासिड सब्सटेंस ले लगते हो, तो भी एक प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। और आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, इसके कारण से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो एक मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि इस कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप डिटेल से देखना चाहेंगे तो हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी पे ऑलरेडी अवेलेबल है वीडियोस, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर लंबे लंबे पार्ट्स में अवेलेबल है। अब बारी आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के लिए मैं क्या यूज करूंगा और आज का हमारा प्रोडक्ट वीडियो क्या है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वह है आपका क्रीमाफीन ओरल सस्पेंशन या ओरल
सिरप भी बोल सकते हो आप। तो क्रीमाफिन में क्या है, इसके पहले भी मैंने क्रीमाफिन के बारे में बात किया था, लेकिन उस क्रीमाफिन के कॉन्स्टिट्यूएंट थोड़े अलग थे, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एक चीज़ें नहीं है, इसमें एक चीज़ हटाया गया है। तो डिटेल से बात कर लेते हैं। ये जो क्रीमाफिन है ये मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर का है, इसका कलर भी आप देख रहे हो दूसरा कलर का है, वो कुछ और कलर का था। तो इस क्रीमाफिन को बनाने वाली कंपनी है अबॉट फार्मास्यूटिकल्स। इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, इसमें 2 एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। पहले वाले क्रीमाफिन में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट थे, इसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट से पहला है आपका लिक्विड पैराफिन और दूसरा है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो लिक्विड पैराफिन क्या काम करता है, उसके काम करने के तरीके कैसे बेनिफिट होते हैं आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि एक ऐसा ड्रग, सॉरी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से पहले था लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन एक ऐसा ड्रग है जिसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ल्यूब्रिकेटिव करने का काम करता है। लिक्विड पैराफिन एक स्टिकी जैसा सब्सटेंस है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो लिक्विड पैराफिन को अगर आप यूज करते हो तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के दीवार के परत पे एक चिकनाहट बना के रख देता है। चिकनाहट मतलब स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा। जैसे अगर आप बॉडी लोशन लगा रहे हो तो चिकचिका महसूस होता है, या आपके कोई भी मोटरसाइकिल में या किसी भी मैकेनिकल पार्ट में आप फ्रिक्शन से बचाने के लिए उसके ऊपर या तो ग्रीसिंग करते हो या तो ऑयलिंग करते हो, तो चीजें आसानी से निकल जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही आपके दरवाजे के पल्ले जब आप टाइट हो गए हो, जंग लग गया हो, तो खोलने बंद करने पर एक आवाज आती है। जब उस पर ल्यूब्रिकेशन लगा देते हो, ऑयल लगा देते हो, ग्रीस लगा देते हो, तो वो आराम से फ्रिक्शन लेस मूव करते हैं, साउंड चला जाता है। एग्जैक्टली यहां पे भी ये चीज आपको लिक्विड पैराफिन काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंडर के वॉल पे एक कोटिंग बना देगा जिससे जो आपका हार्ड स्टूल है बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना रब किए हुए आपके एनालिटिकल पार्ट को आसानी से फिसलता हुआ चला जाता है। और इसी के कारण से आपको फिशर की प्रॉब्लम भी काफी हद तक बचा सकते हो, या फिशर के केस में नीचे से एनालिटिकल पार्ट से आपके ऑयल की स्प्रेइंग भी की जाती है। वो एक सब अलग टेक्निक्स होती है। तो इस तरीके से आपका जो लिक्विड पैराफिन है वो एक ल्यूब्रिकेंट का काम करके आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से राहत देने का काम करता है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक ऑस्मोटिक परगेटिव का एग्जांपल है। ऑस्मोटिक परगेटिव यानी कि एक ऐसा ड्रग जो कि ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल को फॉलो करके हुए आपके स्टूल तक, हार्ड जो हो चुका है स्टूल, उस तक पानी पहुंचाने का काम करेगा। क्या कंसेप्ट है इसका, देखिए अगर लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका मटेरियल बचा हुआ है जिसे आप स्टूल कर रहे हो, इससे पानी एक्स्ट्रा मात्रा में आपके लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा सोख लिया जा रहा है, या तो पानी ना पीने की वजह से आपका स्टूल ऑलरेडी हार्ड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम देंगे ऑस्मोटिक परगेटिव को जो उस लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। चूंकि उसका ऑस्मोसिस कंटेंट ज्यादा कंसंट्रेशन में है, इसलिए अगल बगल में जो टिश्यूज है उनके अंदर जो पानी है उसे वो अपनी ओर खींचेगा। तो उस तरीके से जो सूखा हुआ स्टूल है वो बाहर से पानी खींच करके अपनी ओर पानी को अट्रैक्ट करेगा। तो वो जो ड्राई स्टूल है वो धीरे धीरे वेट स्टूल, मॉइस्चराइज्ड स्टूल में कन्वर्ट होते जाएगा। और जो प्रॉब्लम का मेन कारण था हार्ड हो जाना, फ्रिक्शन कॉज करने वाले जितना हार्ड हो जाना, वो प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से ऑस्मोटिक परगेटिव ने अपना काम किया और दोनों ने मिल करके फिर आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम किया। ये एक ऐसा सिरप है जो शुगर फ्री है और इसको आप किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। जेंटल है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ देता है, नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, यानी कि ये हैबिट फॉर्म नहीं करता है, कोई आदत कोई लत इसकी नहीं लगती है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उम्र के हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो गई है, उनके लिए भी यूजफुल है। ऐसे कोई महिला जिसकी सर्जरी हुई हो डिलीवरी के लिए, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट जो बेड रिडन है यानी कि बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, उनके लिए भी यूज किया जा सकता है। और भी अलग अलग इंडिकेशन है जिनके थ्रू ये यूज किया जा सकता है। अब इसे यूज कैसे करना है, क्वांटिटी वो आपके डॉक्टर आपके इंडिविजुअल कंसंट्रेशन को देख के, कंडीशन को देख करके बताएंगे। बट यहां पे लिखा भी हुआ है, क्योंकि ये एक ओटीसी प्रोडक्ट है, तो यहां पे भी आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। मैं आपको ब्रीफिंग करता हूं। डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडल्ट एंड चिल्ड्रन ओवर 12 ईयर ओल्ड, जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर है उनको आधा से लेकर के 1 टेबल स्पून, जो चिल्ड्रन है 5 साल से 12 साल हैं उनको 1 से 2 टेबल स्पून, जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं उनको आधा से करके 1 टीस्पून दे देना है। और यहां पे बेस्ट टाइम बताया गया है कि प्रीफरेबली विद वाटर एंड इफ नेसेसरी अगेन इन मॉर्निंग। नाइट में आपको लेना है बेड टाइम पे, और अगर फिर भी जरूरत पड़ती है तो आप मॉर्निंग में ले सकते हो। तो इस तरीके से आप सिरप का यूज कर सकते हैं। इससे आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उससे रिलीफ मिल जाएगी। अच्छी बात क्या होती है इसके सिरप की कि इसमें कॉन्स्टिपेशन को ठीक तो करने की प्रॉपर्टी है, बट हैबिट फॉर्मेट नहीं करता, ना ही आपको पेन कॉज कराता है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाले जो दूसरे कैटेगरी के ड्रग उसमें स्टिमुलेंट परगेटिव या इरिटेटिव परगेटिव होता है, वो काफी ज्यादा दर्द कॉज कराता है और वो कंट्राइंडिकेटेड होता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। बट इसे भी आप डॉक्टर की सलाह पे एक बार पूछ करके आराम से यूज कर सकते हो। जनरली इसके कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया आपके एक सिरप के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।